हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईईएफएस मॉड्यूल वाइज मार्क्स वेटेज। तो कौन से मॉड्यूल से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, उनमें कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी चीज हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जेआईआईबी नवंबर 2025 एस्पिरेंट्स। जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी जो हमारे और पीवाई क्यूज की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग सारे ही पेपर्स के पीवाई क्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में मई 2025 में, तो उनकी हम सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाते चल रहे हैं। और उन सभी के पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, विच इज AIIB 2025 दिव्य करियर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो सभी लोग जाकर वो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो आईईएफएस इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम, ये आपका पेपर 1 है। पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू की अगर बात करें तो इसमें आपके टोटल 45 यूनिट्स हैं। तो ऑफ कोर्स लेंदी तो है ही, छोटा नहीं है पेपर। 45 यूनिट्स अपने आप में काफी होते हैं कवर करने के लिए। सो ये जो आपका पूरा पेपर है ये 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी, 4 मॉड्यूल्स हैं। और मॉड्यूल ए है आपका इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, जिसमें 11 यूनिट्स है। मॉड्यूल बी इज योर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, इसमें 8 यूनिट्स है। मॉड्यूल सी इज योर इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कंप्राइजिंग 9 यूनिट्स एंड मॉड्यूल डी इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंप्राइजिंग 17 यूनिट्स। तो आप देख सकते हो मेजर नंबर ऑफ यूनिट्स आपके मॉड्यूल डी में कवर है। सो एक तरीके से आपका मॉड्यूल डी तो देखिए इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा आपके जो टॉपिक्स है वो इसमें मॉड्यूल डी में कवर हो रहे हैं। बट इनके अलावा भी कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और उनमें से भी कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, चैप्टर्स है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी चीज आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग मॉड्यूल ए की, विच इज इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, विच कंप्राइजेस ऑफ 11 यूनिट्स। तो अगर मॉड्यूल ए से बात करें तो इस मॉड्यूल का जो वेटेज रहता है इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज 20%। तो अराउंड 20% का जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉड्यूल ए से आते हैं इन द ओवरऑल पेपर, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ये एवरेज आपको बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स में भी अराउंड 20% जो पेपर था वो मॉड्यूल ए से कवर था, जिसमें कि टोटल 11 यूनिट्स है। अब देखिए कोई भी यूनिट आप पूरा कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिकॉज किसी भी यूनिट से कोई भी 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बट कुछ ऐसे यूनिट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे 1 या 2 से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार सेम टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग उन यूनिट्स की बात कर लेते हैं जो कि आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो, जिनसे ज्यादातर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट यूनिट्स की अगर बात करें इन मॉड्यूल ए, सो पहला है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग, विच इज योर यूनिट 3। सो जो थर्ड यूनिट है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब जो आपके 5 ईयर्स प्लान्स है तो इनमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे गरीबी हटाओ, ये स्लोगन कौन से प्लान में आया था, तो 6th प्लान में आया था। या जवाहर रोजगार योजना कौन से प्लान में इंट्रोड्यूस करी गई थी, 7th प्लान में आई थी। या 12th प्लान का क्या टारगेट था, कितना अचीव हो पाया। तो इनमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ऑन योर ऑल द 5 ईयर्स प्लान। तो इस पे से क्वेश्चंस पहले आए भी हैं, जैसे मैंने बोला नीति आयोग, नीति आयोग के फंक्शंस वगैरह आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इवन नीति का फुल फॉर्म भी आ चुका है एग्जाम में। सो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे आप मल्टीपल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज योर यूनिट 3। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई, विच इज यूनिट 4। सो प्रायोरिटी सेक्टर का क्या है, जो पीएसएल गाइडलाइंस है उनमें चेंजेस आ गए हैं। आरबीआई ने न्यू गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करी है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। और जो आप मैकमिलन बुक देखोगे तो उसमें पुराने टारगेट्स दिए हैं। अभी पीएसएल नॉर्म्स कुछ चेंजेस हुए हैं रिलेटेड टू, पहले तो कितना मैक्सिमम लोन क्वालिफाई हो सकता है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर इन हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वो सारे ही चेंजेस आए हैं। उनके अलावा जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ओवरऑल टारगेट पहले 75% था, वो रिड्यूस होकर 60% हो गया। या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ओवरऑल टारगेट 75% था, वो भी रिड्यूस होकर 60% हो गया। तो जो भी न्यू पीएसएल गाइडलाइंस है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड गाइडलाइंस जो मैकमिलन बुक में दी है
उससे अगर आप मार्क करके आओगे आंसर तो वो आपका गलत हो जाएगा। सो रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द पीएसएल गाइडलाइंस, अदरवाइज भी एक काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। साथ में इसमें एमएसएमई भी आ जाता है। सो इवन द एमएसएमई क्लासिफिकेशंस की भी बात करें तो इसमें भी 2025 में चेंजेस आए हैं। अगेन जो मैकमिलन बुक में आपका जो क्लासिफिकेशन दिया है ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर की जो लिमिट्स है वो ओल्ड लिमिट्स है। 2025 में उसमें भी चेंजेस आए हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स थी आपकी वो 2.5 टाइम्स बढ़ गई है हर एक की, और सिमिलरली टर्नओवर लिमिट्स भी तीनों की 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई है इन 2025। तो ऑफ कोर्स वो सारी न्यू जो क्लासिफिकेशन की जो लिमिट्स है एमएसएमईज की वो आपको पता होनी चाहिए। साथ में ऑफ कोर्स आपकी बुक में बहुत ही समराइज्ड वे में कुछ स्कीम्स दी हैं रिलेटेड टू एमएसएमई, विच इज एमएसएमई संबंध किस लिए है, ठीक है, या स्फूर्ति प्रोग्राम किस लिए लाया गया, एस्पायर प्रोग्राम किस लिए लाया गया, डिलेड पेमेंट के लिए जो समाधान पोर्टल बना उस पे क्वेश्चंस। तो ये सब क्वेश्चंस काफी बार आते हैं एग्जाम में। तो इसलिए आपका यूनिट 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच इज यूनिट 7। ये काफी लेंथी यूनिट है, काफी आपको कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। खासकर जो इसमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात हुई है विच इज हेडेड बाय नरसिम्हम कमिटी, जो फेज 1 फेज 2 रिफॉर्म्स है। इवन मई 2025 में बस ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि जो द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम था वो किसने चेयर्ड करी थी, तो उसका आंसर था नॉर्मली एम नरसिम्हम ने करी थी। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन भी आया था आपका। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ही आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसमें फेज 1 में क्या रिफॉर्म्स दिए गए थे, फर्स्ट सेकेंड फेज रिफॉर्म्स क्या थे नरसिम्हम कमेटी के, देन क्या रिफॉर्म्स इंश्योरेंस सेक्टर में इंट्रोड्यूस करे गए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किए गए, वो सारी चीजें इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर में है। तो अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है विच इज यूनिट 7, जिससे आप मल्टीपल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस विच इज यूनिट 9। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे से सबके बारे में पढ़ना है, यानी कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं। सो यूनिट 9 आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना रहेगा। देन लास्ट इज योर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच इज यूनिट 10। सो जो इंडिया ने लेटेस्ट नेशनल डी डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो उन्होंने अपना सेट किया है, ओके, उसमें कुछ चेंजेस करे हैं। पहले उनके टारगेट्स अलग थे, फिर उन्होंने न्यू टारगेट्स भी सबमिट करे थे, ओके। तो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कुछ तो उनके प्रीवियस जो टारगेट्स थे वो सेम ही है कि वो जो टोटल वो कार्बन एमिशंस है वो उसको जीरो करना चाहते हैं, नेट कार्बन एमिशंस बाय 2070। इसके अलावा वो एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं बाय 45% बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030। वो नॉन फॉसिल पावर का शेयर बढ़ाना चाहते हैं अप टू 50% बाय 2030। क्रिएट अ कार्बन सिंक्स ऑफ एडिशनल 2.5 to 3 टर्न्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, थ्रू एडिशनल ट्री कवर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, उस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो कौन सा गोल किसके लिए है वो पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इस पे आता है, ओके, जैसे एसडीजी 3 किस पर बेस्ड है, ओके, या एसडीजी 2 किस पर बेस्ड है, एसडीजी 7 किस पर है, तो वो सारे पता होने चाहिए। तो ये आपके मॉड्यूल ए में 11 यूनिट्स है, जिसमें मैंने ये 5 यूनिट्स यहाँ पे लिस्ट करे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे अगर आप सेकेंड चैप्टर देखोगे, ओके, विच इज 3 सेक्टर्स, ओके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो वो आपको छोड़ के नहीं जाना है, वो बहुत ही इजी यूनिट है, वो आपको करना है। सिमिलरली फॉरेन ट्रेड के ऊपर पूरा है, जिसमें एफडीआई एफएफआई के बारे में है, तो उस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हर यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपके पास अच्छे से समय है तो आपको करने सारे ही यूनिट्स हैं, बट इन यूनिट्स पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इनसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। मॉड्यूल ए में आपका 20% वेटेज अराउंड देखने को मिला है, और ये 5 यूनिट्स मैंने लिस्ट करे हैं आउट ऑफ 11 यूनिट्स जो बिल्कुल आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल बी की तरफ। मॉड्यूल बी इज योर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग which has
8 यूनिट्स। अब मॉड्यूल बी की अगर बात करें तो इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका वेटेज है 30%, जिससे है कि आप देख सकते हो मॉड्यूल बी इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। और मैंने इसके जो यूनिट्स है वो लिस्ट नहीं करे हैं बिकॉज ऑल द यूनिट्स ऑफ मॉड्यूल बी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे यूनिट्स मॉड्यूल बी के आपको बहुत अच्छे से करने हैं, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस है जो एडम स्मिथ और इन सब ने दी है, जेम केनीज, उस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे, इन्फ्लेशन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आते हैं, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जीडीपी कॉन्सेप्ट्स, यूनियन बजट, ऑल दी चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉड्यूल बी में आपके टोटल 8 यूनिट्स हैं, सारे यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एंड अराउंड 30% का वेटेज आपका मॉड्यूल बी का रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल सी पे। मॉड्यूल सी के मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट्स लिस्ट करे हैं। मॉड्यूल सी इज योर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, सॉरी इट इज योर इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, यहाँ पे गलत चेंज नहीं हुआ, चेंज कर देंगे। दिस इज योर इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, और इसके अंदर में आपके 9 यूनिट्स हैं। सो मॉड्यूल सी की अगर बात करें तो मॉड्यूल सी का जो वेटेज रहता है दैट इज 15%। ठीक है, तो सबसे कम वेटेज आपको मॉड्यूल सी से देखने को मिल रहा है भले ही इसमें 9 यूनिट्स, बट वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर प्रीवियस ईयर में बात करी जाए उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं। बट 9 यूनिट्स में 5 यूनिट्स मैंने लिस्ट करे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। सो इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखते हैं मॉड्यूल सी का। पहला है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर विच इज यूनिट 21। सो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर जो गाइडलाइंस है रिलेटेड टू सेटिंग अप द यूनिवर्सल बैंक्स, साथ में अभी प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था मर्जर के ऊपर कि बीओबी में कौन से बैंक्स मर्ज हुए थे, विजया बैंक और देना बैंक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आ चुके हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक्स यानी कि पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के क्या क्या नॉर्म्स है सेट करने के, स्टैब्लिश करने के, उस पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आपके शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक्स, इनका पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, विच मेक्स इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। नेक्स्ट है आपके बैंकिंग लॉस, जिसमें आपके आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये दो एक्ट कवर होते हैं। अगेन इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर चैप्टर्स है, सेक्शंस है आरबीआई एक्ट के। ओके, सो डिफरेंट इनके जो भी पावर्स फंक्शंस आरबीआई के अलग से चैप्टर में भी आपको मिल जाएंगे। बाकी इसमें भी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, उनके जनरल प्रोविजंस, ओके, तो वो सब कवर है आपके दोनों ही एक्ट्स के, क्योंकि उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ कोर्स बैंक्स की फंक्शनिंग पर ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। दिस इज योर यूनिट 22। नेक्स्ट इज यूनिट 23 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो अगेन ये काफी लेंथी यूनिट है। अब इसमें बहुत सारे डीएफआईस की बात करी गई है, जैसे आईएफसीआई, आईसीएसआई, आईडीबीआई, उनके बारे में इतना मत पढ़िएगा, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो डीएफआईस इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो है आपका सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्जिम, नाबार्ड एंड नाफिड। सो इनसे मेन क्वेश्चंस आते हैं आपके। ओके, बाकी आप चाहे तो आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई वो छोड़ सकते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये मेन 5 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। स्पेशली नाफिड के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएफआई है। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विच इज यूनिट 24। तो एनबीएफसीज के बारे में भी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। खासकर अगर बात करें तो जो इनका 4 टियर स्ट्रक्चर सेटअप किया गया था, उस पे क्लासिफिकेशन है बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। तो किस टाइप की एनबीएफसीज कौन से लेयर में फॉल करेगी, थोड़ा बहुत एमएफआई के बारे में, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये सब इसमें से पढ़ जाइएगा। और लास्ट आता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर्स में आपका आ जाता है आपका आरबीआई, सेबी, इरडाइन, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इन सबसे क्वेश्चन एक एक आ जाते हैं। आरबीआई, सेबी, ये आईआरडीआई,
विच इज द इंश्योरेंस रेगुलेटर, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटर, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। इनके जो भी पावर्स है, फंक्शंस है, उनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। सो मॉड्यूल सी में अभी हमने देखे आपके 9 यूनिट्स हैं और मैंने 5 यूनिट्स यहाँ पे लिस्ट करे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के, और मेन जो इनका वेटेज रहता है दैट इज 15% इन द ओवरऑल पेपर। लास्ट आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है विच इज मॉड्यूल डी, क्योंकि इसमें आपके मैक्सिमम यूनिट्स कवर है आईएफएस के विच इज 17 यूनिट्स। तो 17 चैप्टर्स तो आपके अकेले मॉड्यूल डी में कवर है, बट सारे यूनिट्स इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसमें 7 यूनिट्स लिस्ट करे हैं। अब क्योंकि देखिए कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी यूनिट को एकदम कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, हो भी जाता है कभी कभार कि कोई 1-2 चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मॉड्यूल डी में सबसे ज्यादा यूनिट्स है, इसलिए इनका सबसे ज्यादा वेटेज भी रहता है क्वेश्चंस में। सो इट कवर्स अराउंड 35% वेटेज। ठीक है, 35% जो क्वेश्चंस है वो आपके मॉड्यूल डी से आ जाते हैं विच इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो इसके इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, पहला है आपका मनी मार्केट। मनी मार्केट इज योर यूनिट 30। मनी मार्केट, अब इसमें जितने भी मार्केट्स हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है, ये वाले तो आपके इंपॉर्टेंट है ही 5 यूनिट्स। इन सब से तो मल्टीपल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, खासकर मनी मार्केट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इनके अलावा ऑफकोर्स कैपिटल मार्केट जो सेबी रेगुलेट करती स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह, वो कैपिटल मार्केट में आ जाता है। फिक्स्ड इनकम मार्केट आपका डेट मार्केट हो जाता है, इसमें फिर बॉन्ड वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसमें आजकल उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो ARR ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स चले हुए हैं, लाइबोर जब से डिसकंटिन्यू हुआ है। डेरिवेटिव्स अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सभी पता होने चाहिए, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स, ऑप्शंस, ओके, उस इन सभी के ऊपर काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो डेरिवेटिव मार्केट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितने भी टाइप के मार्केट्स हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स। इनके अलावा 2 और यूनिट्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल डी में विच इज फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग, ट्रेड्स। इसमें फैक्टरिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, फॉरफेटिंग के ऊपर भी, और ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। क्या क्या डिफरेंसेस है फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग में, वो एकदम अच्छे से आपको याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उस पर कई क्वेश्चंस आए हैं। और लास्ट आपका लीज फाइनेंस एंड हायर परचेस, अगेन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज में क्या डिफरेंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगेन कई बार आए हैं। इवन लास्ट ही ईयर पूरी ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज के ऊपर केस स्टडी आई थी 5 मार्क्स की। ठीक है, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है विच इज यूनिट 39। सो दीज आर द 7 यूनिट्स विच आई हैव लिस्टेड फ्रॉम मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी में आपके मैक्सिमम 17 यूनिट्स है, इसी की वजह से इसका मैक्सिमम वेटेज भी है पेपर में अराउंड 35%। बट उनमें से ये 7 यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से करने, क्योंकि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है। अगर आपको पसंद आया हो, आपने कुछ भी इससे गेन किया हो, जरूर से इसे लाइक कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हमारा वीडियो आता है आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी वीडियोस की जो PDFs है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी विच इज JAIIB 2025 दिव्य करियर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो फिर देखते रहिए वीडियोस को दिव्य करियर के। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।